बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 3 प्लस में रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ मौजूद हैं असद चौधरी और वसीम मलिक। आज की टॉप स्टोरी डीजे एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने बात की। एक तो मोहसिन नकवी की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक उन्होंने उस सारी बातों को तस्दीक भी कर ली, अडॉप्ट भी कर लिया, यानी उनकी भी मर्ज़ी यही है। जो बात कल मोहसिन नकवी साहब ने की, मोर और लेस वही बातें उन्होंने रिपीट की। इसके अलावा कश्मीर का मामला अहम है तो उसके ऊपर उनका रद्दअमल आया। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू के ऊपर पहली बार अफवाज पाकिस्तान का रद्दअमल आया। लोग कंफ्यूज थे बलूचिस्तान के मसला समझने में, तो उन्होंने आज ये भी बता दिया कि बलूचिस्तान का असल मसला है क्या। तो इस सारी उनकी जो गुफ्तगू है ये भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा कश्मीर की जो लेटेस्ट सिचुएशन है, कश्मीर में आज क्या हो रहा है, आज मुजफ्फराबाद की सूरत हाल कशीदा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ जो कश्मीर में लोग शहीद हो रहे हैं उनके जनाजे अदा किए जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उन जनाज़ों में शिरकत कर रहे हैं। और इस्लामाबाद के अंदर आज सेनेटर मुश्ताक की तरफ से कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती के लिए कॉल दी गई थी। इस्लामाबाद के एफ10 मरकज़ में बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर किसी एहतजाजी मुजाहरे में इतने ज़्यादा लोग शरीक हुए हैं। और मुख्तलिफ और जगहों पर भी ये प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कश्मीर के हक़ में। तो इन सारी सूरत हाल के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। आगाज़ करते हैं हम कश्मीर की लेटेस्ट सिचुएशन पे, और फिर उसके बाद DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जो नए निज़ाम के हवाले से उन्होंने तस्दीक कर ली है उस पर भी तफसीली बात करेंगे। कश्मीर पे वसीम मलिक साहब। रिजवान गिलज़ई साहब, मैं कोशिश करता हूँ कि क्विकली जो, क्योंकि हम इस सिलसिले को लेकर चल रहे हैं और बड़ा हसास मौजू है, तो हम इस पे अपडेट देते चलें। रावलाकोट में तो हालात कशीदा थे ही थे। उसके बाद जब दो जनाजे नौजवानों के कोटली पहुँचे तो गुज़श्ता रोज़ कोटली में खासी कशीदा सूरत हाल थी। अब इतलात ये आ रही हैं कि इस वक्त मुजफ्फराबाद में भी एग्जैक्टली वही सूरत हाल है। और आप इस बात को ज़हन नशीन रखें कि इतवार के रोज़, यानी अब एक रोज़ बाकी बचा है, वहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं। और उससे कबल इस वक्त मुजफ्फराबाद की सड़कों पर शहरी हैं, शैलिंग हो रही है, फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पर हालात जो हैं उस वक्त कशीदा हो चुके हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये दावा करती थी और उस हवाले से नुकसानात की तफसीलात भी सामने आती थी, वो सिलसिला कुछ थमा ज़रूर रावलाकोट की शहर की हद तक। अगर मैं आपको बताऊं, गुज़श्ता रोज़ मसाजिद में ऐलान होता रहा। और जब मैं ये ऐलानात के हवाले से बता रहा हूं, तो आपको एक चीज़ ज़हन नशीन रखनी है कि इस वक्त रावलाकोट जो है वो अमलन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में है। तो मसाजिद में गुज़श्ता रोज़ ये ऐलानात होते रहे कि जी आप अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखें। वहाँ यहीं तक कहा जाता रहा कि जी आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते, आप पीछे हट जाएं। इसके अलावा शहर भर की क्लिनिक्स और अस्पताल खोल दिए गए हैं, तो आप लोग जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, ये सब कुछ। तो जब ये हुआ तो आज वहाँ से ये इतलात सामने आई, बल्कि वीडियोज़ भी सामने आ चुकी हैं। उन्होंने वो मैयत भी दिखा दी है। तो वो ये दावा कर रहे हैं कि एक नौजवान थे, आज वो जब रावलाकोट में ही मस्जिद से नमाज जुमा की अदायगी के बाहर बाहर निकले तो वो किसी गोली का निशाना बने और उसके बाद उनकी शहादत हुई। और फिर आज भी ऐलानात हुए हैं वहाँ पर। वहाँ एग्जैक्टली ये सूरत हाल है रावलाकोट में कि कहा गया है, ऐलानात हुए हैं कि स्कूल और कॉलेजेस खोलें, तालीमी सिलसिला बहाल होने दें, इलेक्शन होने दें और नई हुकूमत बनने दें। नई हुकूमत आपके मुतालबात पूरे करेगी। और ये एग्जैक्टली इस वक्त मैं ये आपको ऐलानात हुए। ऐलानात हुए हैं मसाजिद में। ये आपको मैं रावलाकोट की सूरत हाल बता रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं आपको मुजफ्फराबाद की इस वक्त सूरत हाल बताऊँ, वहाँ आज शाम में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी। तो सेंट्रल जो प्लेट है, वहाँ से कोई इलाका है, वहाँ हाँ, से प्लेट। शुरू होने वाला एहतजाज जो है वो शहर भर में फैला। शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो इस वक्त बंद हैं, जबकि तमाम अहम चौक और चौराहों पर आवाम जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर बड़ी जगहों पर भी वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज से 2 रोज़ कबल एक सहाफ़ी ने खुशखबरी दी थी कि आपके मुतालबे के बाद इंटरनेट बहाल हो गया है, तो इंटरनेट की सर्विसेज दोबारा से मुअत्तल कर दी गई हैं और हालात वहाँ पर भी कशीदा हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनकी जानिब से जो एक सियासी कार्ड खेला गया, अब मैं इस पर बारहा बात कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट है कि उन्हें बुलेट्स सुनाई नहीं दे रही, उन्हें बैलेट्स पर नज़र है वो दिखाई दे रहा है। तो उस पर उन्होंने वो जो एक करारदाद जिसका हमने गुज़श्ता रोज़ तफसीली ज़िक्र किया था, तो उसका जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उन्होंने उस करारदाद का खैर मकदम किया है। वो कहते हैं कि हम आपके इस मुतालबे के साथ हैं, मेहरबानी कीजिए, बनाइए ये ट्रूथ कमीशन, हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के सामने आने दें। तो ये एक उनका जो है एलामिया है। और इस एलामिया में 4 लोगों के दस्तखत हैं, जिनमें सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी हैं, ख्वाजा महरान एडवोकेट हैं, इम्तियाज़ असलम है और साद अंसारी हैं, जो कि एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान हैं। तो ये इस वक्त एग्जैक्टली वहाँ पर सूरत हाल है। लेकिन एक और वहाँ पर आज
सिचुएशन बनी। फारूक बुज़ुर्ग थे, 85 साला शहरी, कमांडर फारूक उनको बोलते हैं। वो इस किसी एक गोली का निशाना बने थे, शहीद हुए थे। आज उनका नमाज जनाजा अदा किया गया और उसका जो मनाजिर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग अपने घरों की छतों पर, मसाजिद, सड़कें, इधर उधर, तो उनके जनाजे में शरीक हुए हैं। तो इस हवाले से जो उनके हवाले से इतलात आई हैं वो ये कि वो 25 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एसएसजी, क्योंकि उन्हें कमांडर कहा जाता है, तो वो एसएसजी कमांडो थे। और उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि वो वैसे तो वो JKLF से उनका ताल्लुक़ था, उस पर पॉलिसी बदलती रहती है, आजकल पॉलिसी कुछ और है। तो उस पर जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में यासीन मलिक साहब हैं, कश्मीर काज के हवाले से जिनकी बड़ी कुर्बानियों का जिक्र किया जाता है, तो ये उनके असातिज़ा में से थे, ये उनके असातिज़ा में से थे। और इनके बारे में यासीन मलिक के उस्ताद थे कमांडर फारूक। जी हाँ, और वैसे भी बड़ी मशहूर शख्सियत थे। और इनके वालिद के हवाले से भी बताया जाता है कि वो भी जो कश्मीर है, कश्मीर कॉज है, जो उनकी तहरीक आज़ादी है, उसमें एक बड़ा नाम था। और इनके हवाले से तारीख़ में ये भी बताया जाता है, और उनके बारे में लोग खासे इमोशनल हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनका तज़किरा कर रहे हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि जब 1974 में लाहौर में भुट्टो साहब के टाइम पे एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस रखी गई, तो उसमें जो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन यासिर अरफात साहब आए थे, तो उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी इन्हें सौंपी गई थी। यानी वहाँ पर अब आप अंदाज़ा लगाइए, मुजाहिद थे, बड़े मुजाहिद थे, तो वो एक गोली का निशाना बने हैं। तो सूरत हाल वहाँ पर, इस उम्र में भी सड़क पे थे, इस उम्र में भी सड़क पे थे। उनकी आप तकारीर उठा के देख लें, उस हवाले से आप उनकी गुफ्तगू सुन लें, जिस तरह से नौजवानों से लेकर बुज़ुर्गों तक। वैसे तो अमूमी तौर पर एक बात ये भी की जाती है कि वो जो नौजवान है ना, उनको ये एक्शन कमेटी ने बरगला कर और ये सब कुछ गुमराह किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे बुज़ुर्ग भी हैं। अब आप देखें ख़वातीन बड़ी तादाद सर, आप जो मीरपुर में सूरत हाल बनी है गुज़श्ता रोज़, एहतजाज के हवाले से ख़वातीन बड़ी तादाद में निकली हैं। कल कोटली में बहुत बड़ी तादाद, कोटली में बड़ी तादाद निकली है। तो एग्जैक्टली वहाँ पर ये सूरत हाल है। ख़वातीन के ऊपर कल तशद्दुद भी की वीडियोस भी सामने आती रही हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। ओवरऑल अगर दोबारा कश्मीर से बाहर निकल कर अगर हम डेवलपमेंट्स देखें, लाहौर में तुलबा ने कुछ एहतजाज के हवाले से इकट्ठे होने की कोशिश की है, तो उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। बहरहाल इस्लामाबाद में मनाजिर कुछ और थे। वैसे सिविल सोसाइटी, वकला, बिलखसूस नौजवान, तुलबा तंजीमें, सेनेटर मुश्ताक साहब की कॉल थी और वहाँ पर वो आए। बड़ी तादाद में मनाजिर जो है वो हमें देखने को मिले हैं। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर जो नारे लगे हैं, वो तो सेनेटर मुश्ताक साहब जो नारे लगवा रहे थे, उमर नज़ीर कश्मीरी जिंदाबाद, जो शौकत नवाज़ मीर हैं वो जिंदाबाद, और दीगर सूरत हाल। तो बहरहाल ये इस वक्त एक सूरत हाल जो है वो बनी है कश्मीर के हवाले से। सही है। तो साहब, रिजवान साहब देखें, ये मामला मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है, मज़ीद इसमें जो है वो नुकसान जो है वो उसका स्केल बढ़ता जा रहा है। अब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात, जैसे वसीम ने बताया, वो निशाना बन रही हैं इस सारी सिचुएशन का। तो अब बहुत सारे सवालात खड़े होंगे। अब एक तरफ जो मुजाहिरीन बैठे होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है, वो आएंगे, वो इसका इल्ज़ाम स्टेट के ऊपर दे रहे होंगे। स्टेट जो है वो कह रही होगी कि वहाँ पे शरपसंद अनासर हैं, उनका निशान, यानी एक गू की कैफियत जो है वो बढ़ रही होगी। ऐसे में अगर वहाँ पे ये ऐलानात करवाए गए कि आप पीछे हट जाएं और मौका दें, अगर वो मौका मांग रहे हैं, तो जो मुजाहिरीन वहाँ पे बैठे हुए हैं इतने दिन से, जो कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी उसके जो लोग बैठे हुए हैं, वो भी तो मुसलसल यही कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बात करें। वो इंगेज होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बात का सिलसिला शुरू भी किया, बातचीत हुई भी, वो रुक गई। वजह क्या बन रही है? देखें, वजह ये बन रही है कि बीच में सालस कोई शायद दस्तयाब नहीं है, शायद कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है जिसके ऊपर दोनों फरीकैन जो हैं, और रज़ा कमर साहब ने बड़ी कोशिश की थी और बात बन भी गई। ठीक है, वो देखें, वो सालस जो है ना, वो उसके लिए जरूरी होता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो। हाँ, वो वन साइडेड, यानी उस तरह से ना हो, वो और फरीकैन पे अपना असर रसूख भी रखे और न्यूट्रल होना भी जरूरी है, बजाय इसके कि वो ये तासुर हो किसी शख्स से मुतालिक कि यार ये तो पैगाम लेके आया, पैगाम रसानी कर रहा है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, आप इंगेज कर सकते हैं, लोगों को दस्तयाब हैं। पाकिस्तान में कमी जरूर होगी ऐसे लोगों की, ऐसा नहीं है कि लोग मौजूद नहीं हैं, बहुत सारे लोग। आप सियासी रहनुमाओं को मौका दें, उनको तो जाने नहीं देते वहाँ पे। ये बात, आपको शक्लें नापसंद हों, आपको उनके रवैये नापसंद हों, उनकी गुफ्तगू नापसंद हो, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर अपोजिशन की
जमातों के अंदर से लोग लिए जाते हैं, इंगेज आपको करना पड़ता है। पहले भी इस तरह के पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ता रहा है, जहाँ पे आप ना चाहते हुए भी लोगों को इन्वॉल्व किया आपने? वैसे तो 2% की सियासी क़यादत है, समझा जाता है उसको कि फारग लोग हैं, नहीं पता उनको किसी चीज़ का, लेकिन आप अगर इंगेज कर लें उन लोगों को, शायद महमूद खान अचकज़ई जैसे लोग, मौलाना फजलुर रहमान ने मौलाना खुद फजलुर रहमान, मैं obviously, आपको एक छोरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से ये कहा गया कि जब उनको वो आए ना, उन्होंने वीडियो बयान दिया, उन्होंने हुकूमत से भी रब्ता किया, एस्टेब्लिशमेंट से भी रब्ता किया, ना हुकूमत ने उनको कोई जवाब दिया, ना एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कोई जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि वो उनको ये मैसेज आया कि जी कोई बातचीत से मसला हल नहीं तो होगा। देखें, तो मसला तो तब होना कि जब वो चाहें कि मसला बातचीत से हल होगा। अब जो लार्जर इसकी पिक्चर बन रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है, जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं वो भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं, वहाँ का मीडिया प्रोपोगेंडा, फिर वर्ल्ड वाइड आपने जो तस्वीर एक पेश की जाती रही है हमेशा से कश्मीर की, अब जो पेश हो रही है, जो लोगों को नजर आ रही है, वो हो सकता है कि मुझे ना नजर आ रही हो, लेकिन दुनिया जब देखेगी तो वो कहेगी यार ये पाकिस्तान के जेर तसल्लुत जो कश्मीर है वो वहां पे ये हो रहा है। तो इससे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो केस है, पाकिस्तान का जो मुकदमा है, वो रोज बरोज कमजोर भी हो रहा कश्मीर है। को नुकसान और पहुंचा। हमारे अब जैसे ना वो करारदाद है, मैं नहीं, चलो मेरी राय तो किसी उसके औकात नहीं है, वो जो करारदाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जमात के लोगों ने पेश की थी, उन्होंने कहा ये हमारे अपने लोग हैं। कश्मीर की असम्बली जो कह रही है, जी, नुमाइंदा तो असम्बली होती जी, है ना तो आपकी। हमारे अपने लोग जो हैं, फिर उनके साथ उस तरीके से बात कीजिए। ये जो गोली कल्चर है, ये इसका खात्मा हो जाए जितना जल्दी तो ज्यादा बेहतर है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, अब रास्ता आपको निकालना है, इस तरीके से निकाल लें, दूसरे तरीके से निकाल लें, एंड ऑफ द डे आपको बैठना पड़ेगा, टेबल पे आना पड़ेगा। उसमें जितनी आप देर करेंगे हमारे प्यारे पाकिस्तान का उतना नुकसान हो सही जाएगा। बात है। और जो रास्ता निकालना है और जिस तरीके से आप निकालना चाह रहे हैं उस तरीके से अगर नहीं निकल रहा तो वही बात है, व्हेन नथिंग गोज राइट गो लेफ्ट। तरीकाकार बदल के देखिए। हाँ, सो ये अफसोसनाक सूरत हाल है और डेवलपिंग सिचुएशन है। हर गुजरता दिन वो पिछले दिन से ज़्यादा अफसोसनाक, ज़्यादा तशवीशनाक होता जा रहा है। तो दुआई की जा सकती है। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज़ाहिर है लोगों ने उसको सुन भी लिया होगा क्योंकि एक नेशनल नैरेटिव तो वो बन चुका है कल के बाद से, जब मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू की है, निज़ाम की तब्दीली की उन्होंने बात की है। मैं जो पूछना चाहता हूँ इसमें सवाल वो ये है कि कल मोहसिन नकवी साहब ने भी नौजवानों को एड्रेस किया कि नौजवानों के सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं है, नौजवान चाहते हैं जैसे चाहते हैं, अब उनके लिए उस तरह का निज़ाम लेके आना है, कहीं काकरोच इकट्ठे ना हो कहीं जाए। काकरोच इकट्ठे न हो वैसे जाए, खौफ भी है। वहाँ पे हिंदुस्तान में चीफ जस्टिस ने नौजवानों को काकरोच कहा तो पूरी एक तहरीक खड़ी हो गई। जी। मोहसिन नकवी साहब ने भी कल पाकिस्तानी नौजवानों को काकरोच काकरोच कह ही डाला है। समझा है। हाँ, और औकात भी उनकी वो उनका जहन में यही है, उनकी हैसियत। वो किसी ने सर, कहा था ना कि स्प्रे बहुत तकड़ी है, वो वो ज़ियाउल हक के जो ज़ियाउल- फर्जंद हैं, हाँ उन्होंने कहा हमारे यहाँ स्प्रे बहुत अच्छी है, काकरोच नहीं हाँ, आते। उस प्रे से मुराद उनका ये है कि वो गोली, ज़ाहिर है गोली के सामने तो कोई कॉकरोच नहीं ठहर सकता। अच्छा, जो DGISPR ने बात की उसके अंदर जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट जुमला जिसमें जिसको सामने रखते हुए ये निज़ाम की तब्दीली की बातें हो रही हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को नौजवान बाशऊर है और अगर मोहसिन नकवी साहब जो ये बात कर रहे हैं तो नौजवान जो है वो इस बात को समझ जाएगा कि चले देर आए दुरुस्त आए। यानी आपने इस निज़ाम को चला के देखा अपने हार्ड स्टेट के हाइब्रिड निज़ाम के डंडे के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे, जिस तरह भी है वो नाकाम हो गया। तो अब आप ये समझते हैं कि हम नौजवानों को अरबों रुपए की मीडिया कैंपेन्स करके डरा के धमका के नहीं समझा सके। अब अगर हम उनको उनकी मर्जी का निज़ाम लाने की कोशिश देने की कोशिश करेंगे तो शायद जो है वो हम कुछ नौजवानों का एतमाद बहाल कर लें। और मेरे ख्याल में तो ये जितनी भी निज़ाम तब्दील करने की बातें हैं ना, ये मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम को एक्सटेंशन देने के अलावा तो कुछ नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, मैं चाहता हूँ कि इस पे आप कमेंट कर लें, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक बात कहूँ। जहाँ वो नौजवानों को एड्रेस कर रहे थे ना, वहाँ उन्होंने हकीकत भी बयान की है। DGISPR साहब ने इस पे बड़ा ज़ोर लगा के कहा है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो सच जानते हैं। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जब हम उनकी उम्रों में थे तो हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं थे। आज के नौजवान को इस मुल्क के बारे में क्या, पूरी दुनिया के बारे में जितना वो अपडेटेड है, इससे पहले कभी नहीं ये था। बात तो हमारी ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त यूथ है, हमारा मुस्तकबिल बड़े सिक्योर हाथों में है। तो सच बोला है उन्होंने, हकीकत का उन्हें इदराक है। बाकी ऐसा चौधरी साहब इस पे बात कर लें, दोबारा मैं इस पे मैं कैमरे के सामने बड़ी ईमानदारी के साथ कहूँगा कि अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि पाक फौज के तर्जमान ने ये कहा है तो इस पे आपकी राय क्या है, मेरी क्या मजाल, मैं मतलब मेरे सर में जूते मारिए कि मैं तर्जुमान पाक फौज जो है उनके दिए हुए बयान को वो करूं कि नहीं जी ये गलत कह रहे हैं। मस्बत रिपोर्टिंग का मैं नहीं, मेरी तो मैं सीधा करार करना चाहिए, मैं उसमें नुक्ता चीनी करूं, उसमें से नुक्स निकालूं, ऐसी मेरी औकात नहीं है और ना ही मेरी ऐसी कोई इंटेंशन है। मैं लोगों को वैसे पता भी है सब चीज़। मैं ये जो गुफ्तगू है ना रिजवान गलजी साहब, ओवरऑल मतलब
ادھر وہ ترجمان پاک فوج کر رہے ہوں, ادھر وہ کوئی سیاستدان کر رہا ہو, کوئی ہائبرڈ سیاستدان, کوئی ٹرم نکالنی پڑے گی ظاہر ہے, محسن نقوی کر رہا ہو. اس طرح کے لوگ کر رہے ہوں, کوئی بھی کر رہا ہو. دیکھیں جو ایشو یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کا سچ بولا جائے. ہاں جی, ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ ویسا سوچیں جیسا اس کو لگتا ہے. عمران خان آ جائیں, نواز شریف آ جائیں, شہباز شریف آ جائیں, بلاول صاحب آ جائیں, ہر کسی کا اپنا اپنا سچ ہے. ظاہر ہے بڑے لوگوں کی تو میں بات مجال ہی نہیں ہے ہماری. محسن نقوی صاحب نے کل جو بات کی کہ نوجوانوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں, حضور نوجوانوں نے آپ سے التجا کب کی ہے؟ ہاں, نوجوان حضور محسن نقوی صاحب آپ کو کب انہوں نے یہ آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, یا کب آپ کے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ محسن نقوی صاحب آپ ہی مسیحا ہیں, آئیے ہمارا مستقبل جو ہے اس کو درست کر دیجئے, ہمارے لیے 4 ایسی چیزیں کر لیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ اچھی گزرے, ہمیں حقوق بھی مل جائیں, نوکری بھی مل جائیں. نیور. پاکستان کا نوجوان جو ہے, میں اپنی رائے دے رہا ہوں, ذاتی رائے دے رہا ہوں, پاکستان کا نوجوان جتنے لوگوں سے آپ بات کر لیں, جب وہ لسٹ بنائیں گے نا 10 15 20 لوگوں کی کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی پالیسیز کی وجہ سے نوجوان تنگ ہے یا آج ان حالات کو پہنچا ہے, تو شاید ان میں محسن نقوی صاحب کا بھی نام آتا ہو جو مسیحا کے طور پہ کل پیش کیے گئے. گورننس ٹاپ 3 میں تو آتا ہوگا. گورنر میں نے چلو لسٹ بڑی کر دی ہے نا جی, 15 20 کر دی ہے. ظاہر ہے یہ جو گورننس ہے, حکمرانی کا طریقہ کار ہے, لیجسلیشنز ہیں, ترامیم ہیں, آج ترجمان پاک فوج نے کہا یہ اہم موضوع ہے, اور اس پہ انہوں نے کہا یہ فیصلہ جو ہے یہ سیاسی جماعتوں اور سیاست دانوں نے کرنا ہے. اچھا, اب میں مطلب ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ سیاست دانوں نے ہی کرنا ہے, لیکن سوال جو آتا ہے میرے ذہن میں کہ کون سے سیاستدان؟ علیم خان صاحب, محسن نقوی صاحب, سرفراز بگٹی صاحب, یہ سیاستدان, یا وہ جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں؟ لوگ کن کو ووٹ دیتے ہیں وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا جب فری اینڈ فیئر الیکشنز پاکستان میں ہوں گے. صوبے بنانے کی ضرورت کی بات ہوتی ہے تو میں ایگری کرتا ہوں, اور میرا یہ بڑا یعنی موقف رہا ہے کہ ہاں صوبے بننے چاہیے, چھوٹے یونٹس بننے چاہیے. میں جنوبی پنجاب کا رہائشی, لاہور میرا دارالحکومت پنجاب کا, اور میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ میرا ایک جب بزدار صاحب نیا ضلع دے کے گئے کوٹدو, تو وہاں پہ وہ پی ایس ڈی پی فنڈ میں 4 کروڑ روپیہ رکھا گیا اس سال میرے ضلع کی سڑکیں بنانے کے لیے, گلیاں پکی کرنے کے لیے, نالیاں بنانے کے لیے, پورے ضلع کی جی 4 کروڑ روپیہ. تو میں چاہتا ہوں کہ چھوٹا یونٹ بن جائے, میرے فیصلے, میرے مستقبل کے فیصلے ہمارے اپنے مقامی لوگ جو ہیں وہ کر سکیں, چاہتا ہوں. لیکن وہ کب ہو؟ جب الیکٹڈ حکومت ہو, جب وہ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوں جن کو عوام نے ووٹ دیا, نہ کہ کسی کی خواہش کے مطابق لوگ جو ہیں وہ اقتدار کی مسند پہ فائز ہوں اور وہ بیٹھ کے اپنی مرضی سے یا کسی کی خواہش کے اوپر فیصلے کریں. عوام کا فیصلہ ہے, عوام کے میٹرز ہیں, گورننس, یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام سے جڑی ہوئی ہیں. تو جب تک حقیقی عوامی نمائندے نہیں بیٹھے ہوں گے, نئے صوبے آپ بنا بھی لیں, مطلب یہ جو موجودہ اسمبلی ہے یہ بنا لے, کر لیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم وہ کل بڑے خوبصورت وسیم نے یا شاید آپ نے بات کی تھی کہ 40 سال بعد اس دور کا جو محسن نقوی ہوگا وہ پھر کہہ رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو جو ہاتھ باندھ کے جو گزارش ہے وہ یہ کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے اس کو یہ حق دیجئے کہ وہ میرے مستقبل کے فیصلے کرے. سب ٹھیک ہو جائے گا. وسیم ملک صاحب, انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کی, بلوچستان کے اوپر بات کی, مولانا کو جواب دیا, تو یہ ذرا کوئکلی ان ساری چیزوں کے اوپر. اچھا دیکھیے, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی آج کی جو گفتگو تھی, ویسے تو وہ پرٹیکولرلی بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے تھی, لیکن جب کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے تو اس میں وہ ہر موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں. سیاست پہ بھی انہوں نے گفتگو کی. صحافیوں میں بہت سارے نئے چہرے بھی ہم نے دیکھے, وہ اب رش وہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے ود دا پیسج آف ایسے ٹائم. چہرے بھی دیکھے گئے جو کبھی فیلڈ میں نہیں دیکھے گئے. اگر آپ نے نہیں دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ صحافی نہیں ہے؟ آپ نے روس دیکھا ہے لیکن ایگزسٹ کرتا ہے نا. تو بہرحال اب اس سارے معاملے میں جو ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ تھی اس میں آج انہوں نے جب آغاز کیا تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں, انفارچونیٹلی ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہیں. تو مجھے لگا کہ آج شاید پالیسی کو بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے, لیکن پھر اس کی انہوں نے جو توجیہ دی کہ اس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے.
आइन और कानून की जहाँ अमलदारी होती है वही सिर्फ हार्ड स्टेट होती है, लेकिन यहाँ सोचा जाता है कि जिस माशरे में या पर्टिकुलरली पाकिस्तान में अगर मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट जो है वो हर चीज़ को कंट्रोल करती है तो वही हार्ड स्टेट है। तो उन्होंने कहा कि आपका कॉन्सेप्ट ख़राब है। अच्छा, उसके अलावा जो बलूचिस्तान के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की, मेरे ख्याल में वो एक पूरा एक अलग मौजू है, उसमें हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। असद चौधरी साहब ने कहा कि उनकी क्या औकात कि वो DGSPR या मुसल्लह अफवाज के तर्जमान जब बात करें तो उस पर वो कोई नुक्ताचीनी करें। तो आज उन्होंने ये भी कहा कि रियासत जो है वो माँ होती है। तो चूँकि मैं अब तीनों में से छोटा हूँ तो शायद मैं लाडला हूँगा उस रियासत का, तो मैं थोड़ी सी गुस्ताखी कर लूँगा आज। अच्छा, जहाँ उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की, जहाँ उन्होंने सियासतदानों के हवाले से बात की, आज उन्होंने पूरे सियासतदानों को, अपनी लाई गई गवर्नमेंट को आज उन्होंने डिस्क्रेडिट किया। उन्होंने कहा कि हम जितनी मर्जी कुर्बानियाँ ले रहे हैं, जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी हमारी जो कुर्बानियाँ हैं वो इन ट्रू एसेंस ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगी। उसके अलावा उन्होंने जो सबसे अहम बात की वो बलूचिस्तान का जो मुद्दा है वो वहाँ के सरदारों पर डाला, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जिस एक मामले पर मैं खुद को लाडला कंसीडर करते हुए थोड़ी सी गुस्ताखी करना चाहता हूँ, बाकी मौज़ूआत पर बड़ी मुफस्सल अंदाज में गुफ्तगू, और बलूचिस्तान के हवाले से इसलिए गुफ्तगू होनी चाहिए उस पर कि आज हर शख्स सवाल कर रहा है। मैं रोज़ बैठ के सोचता हूँ कि बलूचिस्तान का क्या मसला है। तो आज इस मुल्क के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स, मैं बहुत माजरत खाऊं, मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की। आपने कहा ना कि मैं लाडला, मैं सबसे छोटा हूं तो लाडला लाडले का वो कश्मीर उन्होंने आज बताया कि कश्मीर लाडला है। तो आपके चलें। साथ भी वही ना हो फिर। तो वो कश्मीर के हवाले से चले, कश्मीर के हवाले से पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि मौजू इतने हैं तो वो बहुत सारा मिक्सड अप होता जा रहा है। लेकिन चूंकि हमने कश्मीर को बड़ा डिटेल से डिस्कस किया है, तो आज उन्होंने कहा है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आल्दो कि कश्मीर हमारा सबसे लाडला हिस्सा है, अटूट अंग है। अटूट अंग है और लाडला भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो वहाँ की सिविल फोर्सेस कर रही हैं या वहाँ की गवर्नमेंट है। उन्होंने सारा मुद्दा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर डाला है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, फैसल मुमताज़ राठौर साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, यानी वहाँ की हुकूमत करना चाहती है कि वहाँ की पार्लियामान ट्रुथ कमीशन के हवाले से करारदाद पेश कर चुकी है। उन्होंने अगलों ने यानी एक्शन कमेटी ने उस करारदाद का खैर मकदम किया है, मुज़ाकरात वो भी करना चाहते हैं। DGISPR जो हैं उन्होंने भी कह दिया है कि इस मामले में हमारा कोई अमल दखल नहीं है। तो मुझे फिर लगता है कि लियाकत मलिक साहब जो IG हैं तो उनसे भी सवाल होना चाहिए कि शायद वो मुज़ाकरात की राह में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट है, और वही एक शख्स हैं क्योंकि उनका माजी का एक स्टेटमेंट भी ऐसा है जो हालात ख़राब कर रहा है। फिर तो सवाल उनसे होना चाहिए, उनसे भी वैसे होना भी चाहिए उनसे। और वो जो बिलावल साहब वहाँ पे बैठ के विकेट की दोनों जानब खेलने की कोशिश करते हैं कि मैं रिवर्स स्वीप भी खेल लूँ और इधर भी कर लूँ, मुझे हुकूमत भी मिल जाए, मेरा पता नहीं वो सारा कुछ भी बरकरार रहे। तो दोने चस्सां जड़ियां ने वो एको केस दे विच चकन की कोशिश ना करन। मतलब आप मुनाफकत से बाज आए, आप फिर या तो छोड़ देना, आप कहें कि फैसल मुमताज़ राठौर रिजाइन कर दो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम हमने अपने प्रोग्राम बार बार वीडियो में बात की है कि जब पीपल पार्टी का इक़्तिदार है, आप हुकूमत आपकी है, तो आप बना दें कमीशन। लेकिन क्यों आपने करनी सिर्फ रंगबाजी है, आपने करनी सिर्फ सियासत है। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो सिर्फ एक मुद्दे को मैं लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ना ही चाहता हूँ। आज उन्होंने गुफ्तगू की, वो कहते हैं कि जहाँ आप हकूक़ की बात करते हैं वहीं आपको अपनी ऑब्लिगेशंस यानी फ़राइज़ के बारे में भी आगाही होनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को एड्रेस करते हुए कहा कि हकूक़ की तहरीकें तो चलती हैं, ऑब्लिगेशन की तहरीकें भी चलें, फ़राइज़ की तहरीकें भी चलें। आर्टिकल 5 का हवाला उन्होंने दिया। फिर साथ उन्होंने रियासत से वफादारी का तकाजा किया और उन्होंने आर्टिकल 5 पढ़ा। मेरे सामने है वो जी। उन्होंने कहा जो पढ़ा कि रियासत से वफादारी और आइन और कानून की अतात, ये उसका टाइटल है। आर्टिकल 5(1) जो है वो कहता है कि रियासत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी फर्ज है। यहाँ तक वो रुक गए, अगले पे नहीं जाएगा। जो दूसरा है उसका वो मैं बता देता हूँ। वो कहता है कि आइन और कानून की अतात भी हर शहरी की, खा वो कहीं भी हो, कोई भी हो, और ऐसे दूसरे शख्स जो फिल वक्त पाकिस्तान में हो या ना हो, उस पर जरूरी है कि वो आइन और कानून की पासदारी करेगा। आइन की पासदारी करना भी आर्टिकल 5 की शिक नंबर 2 है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जो बुनियादी हकूक की रट लगाई जाती है ना, ये बाद में है, आर्टिकल 5 पहले है। अच्छा, तो आर्टिकल 5 के बाद आर्टिकल 6 भी है। हाँ। आर्टिकल 6 क्या कहता है? वो कहता है कि ये संगीन गद्दारी के जुमरे में कोई भी शख्स जो ताकत के इस्तेमाल या नुमाइश या दीगर गैर आइनी ज़राए से आइन को मनसूख या एब्रोगेट करे, सबूताश यानी सबवर्ट करे, मुअत्तल करे यानी सस्पेंड करे, या फिर होल्ड इन अबेंस यानी इल्तवा में रखने की कोशिश भी करे, तो वो इस साजिश या कोई उस साजिश में शरीक भी हो तो वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होगा। सही है। एक और गुस्ताखी करूं, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आर्टिकल 6 किस शख्स पे लगा है?
ایک شخص پہ لگایا گیا تھا پرویز مشرف صاحب، مشرف پہ، کس ادارے سے تعلق تھا ان کا؟ اور فوجی پاکستان کے سربراہ تھے. نومبر 2007 میں آئین کو معطل کر کے ملک گیر ایمرجنسی نافذ کی. 12 اکتوبر 1999 ہاں کو بھی لیکن کیا. ان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ اس ایشو پہ نہیں بنا ہاں، تھا. اس کو میرے خیال میں پارلیمنٹ نے توثیق کر دی تھی. ہاں اس کی اس کے بعد جناب اس کس وقت نے؟ نواز شریف صاحب نے، پارلیمنٹ نے یا نہیں سپریم کورٹ نے، سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ. اچھا اس کے بعد جناب پارلیمنٹ بھی بعد ہوا میں آئی یہ تو کہ مشرف کی تھی نا وہ. 2013 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے خصوصی عدالت قائم کی. اس عدالت نے 2019 میں پرویز مشرف کو آئین کی شق 6 کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی. ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ معطل رکھا، مگر قاضی فائزہ صاحب کے ایک دو ہی کچھ بہترین فیصلے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، انہوں نے وہ سزا جو ہے وہ برقرار رکھی. مین وائل مشرف صاحب جو ہیں وہ پہلے وہ عدالت پیش ہونے کے لیے اپنے فارم ہاؤس سے نکلے اور بعد میں گاڑیاں جو ہیں وہ اسپتال الیکشن گئیں. الیکشن اسپتال کے ٹائم بعد وہ الیکشن ٹائم پہ نہ ہو تو آئین جی ابھی خراب ریسنٹلی ہوتا. انہوں نے کہا کہ اگر اس میں تعطل کریں ہاں ابیز. تو اسی لیے اب میرا ایک اور سوال ہے کہ آپ حقوق کی تحریک کو محب الوطنی سے جوڑ سکتے ہیں؟ آپ اگر میں اپنا حق مانگ رہا ہوں، میں نے اپنا اسٹیٹ سے حق مانگنا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بادی النظر میں اسٹیٹ کا غدار سمجھا ٹھہرایا پوچھا جاؤں گا؟ اسٹیٹ کیا ایک شخصیت چلیں ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ادارہ ہے مروجہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، نظام کے مطابق ریاست پاکستان جو ہے، میں اس کا غدار کیسے، کس لاجک، اب مجھے لاجک سمجھا دیں نا، کس لاجک کے تحت ٹھہرایا جاؤں گا؟ پھر مجھے ایک اور بات بتائیں، پوری دنیا میں ریاست اور شہری کے درمیان جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ ایک عمرانی معاہدے کے تحت ہوتا ہے. اس عمرانی معاہدے کے تحت ریاست آپ کے حقوق دینے کی پابند ہوتی ہے، ریاست کے اوپر فرائض ہوتے ہیں، عوام کے حقوق اور ہوتے ہیں. ریاست نے کیا حقوق دینے ہیں؟ ریاست نے آپ کو چھت دینی ہے، ریاست نے آپ کو تحفظ دینا ہے، ریاست نے آپ کی زندگی کا تحفظ لینا ہے، انصاف دینا ہے، تعلیم دینی ہے، صحت دینی ہے. تو اس وقت پاکستان میں جن سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے حقوق کو بالائے طاق رکھ کر اگر آپ حقوق مانگیں گے، مجھے یہ سمجھ آئی ہے نا، ممکن ہے کہ میں اس کی تشریح غلط کر رہا ہوں، غلط کر رہے ہیں. تو پھر مجھے ایک بات کا جواب دیں، اس وقت ریاست شہریوں کو انصاف دے رہی ہے؟ عدالتوں کا جو حال ہے، یہ جواب لکھیں جی. 90 جج لگائے ہیں، کتنے لگائے ہیں؟ نہیں، وہ تو اب 26ویں ترمیم کے بعد سے اب تک کوئی 70-75 کے ہاں تو قریب وہ ہوں گے. انصاف کے یہ لیے سوال جو ہے آپ نا، لوگوں سے کر رہے ہیں نا، لوگ کامنٹس میں بتاتے رہیں گے آپ کو. ہاں. پہلا سوال، کیا ریاست مجھے روزگار فراہم کر رہی ہے؟ مجھ سے مراد اس ملک کے نوجوان ہیں. کیا ریاست مجھے میرے علاج کی سہولت فراہم کر رہی ہے؟ یار آپ لوگ کس ایک نہج پہ گفتگو لے کے گئے ہیں کہ اس ملک کے شہریوں نے میری نظر کے سامنے گولیاں کھا کے بھی اس ریاست سے غداری نہیں کی، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے. ڈی چوک ہوا، مرید کے ہوا، کشمیر ہو رہا ہے، کسی نے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے؟ میں نے تو کسی کے منہ کے نہیں سنا. اس کے باوجود بھی آپ اس ملک کے شہریوں سے کون سی حب الوطنی کی توقع رکھتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ وہ یک طرفہ ایک عمرانی معاہدہ مان رہے ہیں. آئین نے انہیں کہا کہ آپ ووٹ دیں گے، آپ چنیں گے کہ میرے ملک میں حکومت کون کرے گا. قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنایا گیا. آپ نے وہ نہیں مانا، شب خون مارا. اب میں اس لیے اس بات کو، پہلے ہم مبینہ دھاندلی کہتے تھے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے. اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ایک دوسرے کو فارم 47 کا تانا دے رہی ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہیں، اپنی توجیہ پیش نہیں کر رہے کہ ہم ٹھیک جیتے ہیں. اس ملک میں عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا آپ نے، اس کے باوجود بھی وہ آج بھی ووٹ کی پرچی، آج بھی انتخابات ہوں تو شاید وہ تبدیلی کے لیے پھر باہر نکل آئے. پنجاب کی ایک بات، سی سی ڈی، کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت وہ فل فرائی کر دیا جائے گا، ہاف فرائی کر دیا جائے گا. اس کے باوجود بھی کسی شہری نے ان کے خلاف غداری کا نعرہ لگایا. اس کے علاوہ اور کیا محب وطنی ہو، اس کے علاوہ اور کیا فرائض ہوں، وہ مجھے بتا دیں. وہ یہی ہے کہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو کہا جائے لوگوں کو وہ لوگ مان لیں. اس حد تک بھی ٹھیک ہے کہ لوگ مان لیں. ایک تقاضا اور جو سب کیا جاتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہم سوچتے ہیں لوگ سوچیں بھی اس طرح. اب سوچ پہ تو آپ نہیں وہ پیرا کر سکتے. میں نے گفتگو کا آغاز اسی مدعے سے کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، وہ کہ وہ شعر ہے نا کہ نظر میں نے کیا مجھ سے جو بن پڑا. ہاں تو حالات تو ہیں یہ والے. اب یہ جو
बहस है ना, मुद्दा जो गवर्नेंस और इस तरह के मामलात पे शुरू हुआ था, आज तर्जमान पाक फ़ौज ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने ख़ुद बताया है कि मजमूई तौर पर 40,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस ऑपरेशंस सिर्फ इस साल? उन्होंने इस साल? शायद उन्होंने ना 5 साल का बताया है। अच्छा, नहीं अ, नहीं नहीं सर, ये नहीं, नहीं, 2026 की का बात क्यों? दायरा मैं बता रहा हूँ, गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान बलूचिस्तान में 31,000, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 इंटेलिजेंस बेस्ड अच्छा, ऑपरेशंस फिर किए ओवरऑल गए। होगा। वो फिर उसमें मज़ीद तफसील में उन्होंने जाके बताया है कि इन वाक़यात में 819 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये BBC लिख रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान फ़ौज के 303 एहलकार, जबकि 322 शहरी जो हैं वो शहीद। जान से गए हैं, शहीद हुए हैं। इसी तरह मज़ीद वो कहते हैं कि 2084 दहशतगर्दों को हलाक किया है, मुसद्दिका दहशतगर्दों को, और औसतन जो है वो कहते हैं कि रोज़ाना 194 ऑपरेशंस किए हैं। हर रोज़ तकरीबन 10 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। रवां साल का उन्होंने बताया है कि 178 शहरी जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं। शिद्दत पसंदों ने वो कहते हैं कि 24 मकामात पर पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचाया है। 60 मकामात पर आग लगाने के वाक़यात पेश आए हैं। ये तर्जमान पाक फ़ौज ने दादोशुमार बताए हैं। जो मैंने कल हमने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इस टाइम मतलब मोहसिन साहब और वो बिजनेसमैन जो भी बैठे थे, उनके दोस्त, उनकी इंटेंशंस, वो जो चाहते हैं, उनके प्लान्स, वो अपनी जगह पे। बतौर शहरी एक सादा सा ये मेरा सवाल था कि क्या ये जब सबसे बड़ा मसला। ये नंबर्स हों, ये फिगर्स हों, तो उस वक़्त क्या मसला सूबे बनाना है? मेरी सुई वो सूबे बनाने पे, वो गवर्नेंस मॉडल के अंदर जो निज़ाम को तब्दीली। ठीक करने के लिए मुमकिना मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ हैं, उस पे फँसी हुई है आज कि उन्होंने वो कहा है, किसने करना है। आज उन्होंने कहा है, अलीम आपको रोक रहा हूँ माजरत, आज उन्होंने आपके ही सवाल का जवाब दिया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के कुल रकबे का 44% बलुचिस्तान। बलूचिस्तान है। फिर वो कहते हैं कि आपकी आबादी, वैसे अबसार आलम का पहला सवाल था, आमिर इलियास राना साहब का दूसरा सवाल था, वो हसन अयूब साहब का तीसरा सवाल था, और फरिया इदरीस साहिबा का चौथा सवाल था मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। चारों में पहले तो उन्होंने कहा कि उनकी ज़ाती राय है, लेकिन उनके तजवीज़ करदा निज़ाम में DGISPR साहब ने तौजीहात पेश की हैं, और यहाँ तक भी कहा है कि पानी ज़्यादा देर खड़ा रहे तो उससे तो बदबू आना शुरू हो जाती है, तब्दीली करनी पड़ती है। मोहसिन नकवी तीन साहब साल ने बाद मिसाल वैसे को भी छोड़ वो दी, ये उन्होंने मिसाल बड़ी, को छोड़ ये दी। सबसे अहम बात थी हाँ, कि पानी ज़्यादा देर खड़ा रहे तो मसाइल होते हैं। इसीलिए वो हर 3 साल बाद पानी तब्दील कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ना इसमें एक लास्टली जाते जाते, अलीम खान साहब का आपने ट्वीट देखा, वो गुफ्तगू सुनी जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से जी की जी, हुई थी। बड़ी सख्त किस्म की। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उनको कहा कि अगर आप में जी, थोड़ी जी। सी सेल्फ रिस्पेक्ट, उस पे शोएब सिद्दीकी का जवाब आया फिर। मुख्तलिफ लोग हाँ, एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। हाँ, कौन दे रहे हैं? सियासतदान दे रहे हैं। कौन से सियासतदान? हाइब्रिड जो वाले, हमारे ऊपर हाइब्रिड से फार्म 47 लेके आए हुए हैं, मुसल्लत किए गए मुसल्लत कौम के किए ऊपर। गए हैं। ओन चौधरी साहब देखें ना, जिनको नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, जो मुल्क बदर कर दिया गया, बीमार होकर पाकिस्तान से बाहर चला गया, फिर पाकिस्तान लौटा, एयरपोर्ट पे सारे दफातर के लोग पहुंच के उसके अंगूठे लगवा रहे थे। फिर वो आए लाहौर में, उन्होंने कबूतर उड़ाए और कहा कि वोट को इज्जत देने के लिए निकला हूं और हुकूमत बनाऊंगा। वो 8 फरवरी को लाहौर में हमने देखा कि वो गए, उन्होंने वोट डाला किसको? ओन चौधरी साहब को। और उस ओन चौधरी को नवाज शरीफ का क्लास फेलो ख्वाजा आसिफ, जो कई दहाइयों से नवाज शरीफ के साथ वफा जो है वो निभा रहा है, वो ओन चौधरी का जमात का जो सरबराह है उसको आईना दिखाते हुए कह रहा है कि थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती। प्लस उन्होंने कहा है कि ये रावी के अंदर जो है कब्जे करके, और पता नहीं उनकी हाउसिंग सोसाइटी कितनी में उन्होंने, जिक्र किया। और ये वो रावी है, ये वो रावी है जिसको इमरान खान साहब NOC उस सोसाइटी को नहीं दे रहे थे, इसी लेकिन वजह वो से अलीम खान के नाराज हुए। दोस्त थे। ये उस वक्त नहीं, एक ATM और मशीन सवाल थी, है। ये इस वक्त ATM मशीन थी। और इमरान खान बुरा था, मंशियात फरोश था। इमरान खान बुरा था। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। इमरान खान बुरा था, उसने NOC नहीं दिए थे, आप लोगों ने आगे दिए। आज उनको सेल्फ रिस्पेक्ट के ताने दे रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब, ये ताने आपने उस वक्त नहीं दिए थे जब बहुत पूरी पूरी नशिस्तें थी, जब काजी फायज ईसा ने ये मखसूस नशिस्तों का वो जो क्या सलामी है वो आपकी जेब के अंदर नहीं डाली हुई थी। अब आपको भी बातें आ गई हैं, मतलब आप पीपल्स पार्टी को भी आंखें दिखाने लग गए, आप अलीम खान साहब को भी आंखें दिखाने लग गए। ये है कुछ मुनाफिकत। अरसे तक रुक जाए। ये नहीं, वोट मेरा को सवाल एक फिर और है, वो हमेशा की जिसने मार रहे कबूतर होंगे। उड़ाए थे कल और आज का स्टेटमेंट सुन के उसके तोते उड़े होंगे। मेरा होते नहीं होते है ना। ख्याल। मेरा नहीं ख्याल। और इस और मामले में ये भी एक जुल्म है कि काजी फायज ईसा जो इस निज़ाम का आर्किटेक्ट था, उसी निज़ाम पर अगलों ने अब सवालात उठाना शुरू कर दिए। एक और संजीदा मामला है जिसमें मेरा ख्याल है कि हम एक अलग से पूरी वीडियो करें। बलूचिस्तान के मामले पर उन्होंने सबसे पहले ये सारा मुद्दा डाला सरदारों पे, सरदारों को उन्होंने एड्रेस किया, और उसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद
पर्टिकुलरली दो मज़ीद वजूहत बताई, एक वहाँ के टेरेन का जिक्र किया और दूसरा पुलिस की कैपेसिटी का जिक्र किया। शुरू उन्होंने ये किया कि ये जो आप लोग बैठ के कहते हैं ना कि बलूचिस्तान खुदा न खास्ता हाथ से गया, बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, रिट नहीं है वहाँ रियासत की, तो वो कहते हैं ये परसेप्शन है, इस गलत परसेप्शन तासुर को दूर बनाया होने जाता की है, इतने भी ज़रूरत बुरे है। हालात नहीं लेकिन है। फिर अगले 1.5 घंटे में उन्होंने बलूचिस्तान में बताया कि कितने दहशतगर्दी के कितने वाक़यात लोग और शहीद क्या हुए, कुछ कितने होता फौजी रहा। इसके ऊपर शहीद हम हुए। बड़ी तफसील से बात बात करेंगे, करेंगे। अभी अज़ान का इसके टाइम है। लिए बात करना इसलिए भी ज़रूरी है, चलें अज़ान ज़ाहिर हो रही है, हम्म। ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको ज़रूर ज़ेर अलग बहस से लेके इसके आएंगे। ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक उन्होंने गवर्नेंस को के खिलाफ पूरी चार्जशीट पेश की, तो एक ही सवाल जो पाकिस्तान के हर शहरी के जहन में है कि जिस गवर्नेंस के जिम्मेदारान को आज आप टेक ऑन कर रहे हैं, उनको लाया कौन था? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।